हाँ बच्चों, तो चलिए हम लोग पिछला लेक्चर में भी यही पढ़ रहे थे जो है दो केस स्टडी के बारे में, और इस लेक्चर में भी हम लोग केस स्टडी ही सीखेंगे। जा मिल रहा गेल छे, अब तो आवाज कम करो। हेलो बच्चों, मैं आपका यारसर की स्टूडेंट का डायरेक्टर, और हो रहा है नया लेक्चर। ये नया लेक्चर में भी हम केस स्टडी पढ़ेंगे बच्चों। आपको याद होगा हमने पिछला लेक्चर में भी दो केस स्टडी, एक इंटीग्रेटेड वाटर पोल्यूटेंट्स को हमने कैसे दूर किया ये, और उसमें हम लोग एक और पढ़े थे कि कैसे अहमद खान ने बेंगलोर के अंदर जो है रोड ले करने का एक नया टेक्निक बताया जिसमें पॉलीब्लेंड यूज़ किया था। और अब हम लोग एक नया केस स्टडी पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में। ध्यान से सुनिए बच्चों, वो केस स्टडी है केस स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है और ऑर्गेनिक फार्मिंग होने से क्या क्या फ़ायदा है बच्चों। ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिंपल मीनिंग मतलब आपको याद ये रखना है कि वो फार्मिंग वैसा एग्रीकल्चर सिस्टम जिसमें हम केमिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि ना के बराबर केमिकल्स का यूज़ करेंगे, हम उसे कहेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब सर केमिकल्स का अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो केमिकल्स की जगह हम क्या यूज़ करेंगे वो देखते हैं। चलिए बच्चों, मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए जीरो वेस्ट प्रोसीड्यूर वेयर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्रोसेस इज साइकिल्ड इन एज न्यूट्रिएंट फॉर अदर प्रोसेसेस। क्या बोल रहा है बच्चों, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब यह है, ये वैसा फार्मिंग है, मानिए इसमें एक प्रोसेस का अगर कोई वेस्ट निकल रहा है, यानी मानिए हमने क्रॉप लगाया। क्या लगाया बच्चों? क्रॉप। हमने क्रॉप हार्वेस्ट करने के बाद, हमारा अनाज कटने के बाद जो भी बचा, यह हम बोलेंगे क्रॉप का वेस्ट है। क्या बच्चों? क्रॉप का वेस्ट है। अगर मैं आपसे कहूं, अगर हम इसे जला देंगे तो एयर का पोल्यूशन होगा। अगर हम इसे ले जाके काट के ले जाके या फिर खेत में ही अगर हम पानी के साथ कुछ दिन तक अगर हम इसे सॉइल में दबा देंगे बच्चों, आपको पता होगा ये जो है धीरे धीरे हमारे लिए मैन्योर के जैसा यूज़ करेगा। यानी हम इसको ले जाके दोबारा दूसरा खेत में एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। यानी ये यहाँ का वेस्ट है, लेकिन नया क्रॉप के लिए ये एक न्यूट्रिएंट के जैसा यूज़ होगा। हम नया क्रॉप में इसे दे सकते हैं। या फिर अगर मैं बोलूँ, अगर हमारे पास लाइव स्टॉक्स यानी कैटल है, गाय है, भैंस है, गाय भैंस का एक्सक्रीटा, यानी गाय भैंस का एक्सक्रीटा को अगर हम बाहर फेंक देंगे, वेस्ट होगा, उसके लिए वेस्ट है। लेकिन अगर हम उसको ले जाके खेत में देंगे तो हमारे लिए, खेत के लिए वो न्यूट्रिएंट बन गया। यानी कहीं के लिए वेस्ट, कहीं के लिए न्यूट्रिएंट, यानी कहीं के लिए अगर वो ऐसा ही बाय प्रोडक्ट यूजलेस आपको दिख रहा है, उसको हम कहीं यूजफुल बना देंगे। इसे ही हम कहते हैं इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। यानी इंटीग्रेटेड में एक नहीं कई सारा प्रोसेस होता है और कहीं से निकला हुआ बाय प्रोडक्ट कहीं के लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा वेस्टेज ज़ीरो होगा, हमारा वेस्ट होगा ही नहीं। चलिए मैं देखता हूं कैसे। रामेश चंद्र डागर सोनीपत का रहने वाला, हरियाणा का, इन्होंने इस काम को करके दिखाया बच्चों। ये क्या करते हैं, ये इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं बच्चों, यानी ये बी कीपिंग भी कर रहे हैं बच्चों। ये मधुमक्खी रख रहा है। जब हमारा एग्रीकल्चर हो ही रहा है, जब खेती बाड़ी हो ही रहा है, अगर हम वहाँ बी कीपिंग करना शुरू कर देंगे, मधुमक्खी रखना शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहेगा। डेयरी मैनेजमेंट मतलब आप समझ रहे हैं, ये उन सब जानवर्स को भी रख रहे हैं जो मिल्क का प्रोडक्शन कर रहे हैं बच्चों। और आपको पता होगा जब जानवर रहेंगे मिल्क प्रोडक्शन होगा, यानी डेयरी मैनेजमेंट मिल्क के लिए, तो उन जानवर का वेस्ट भी निकलेगा। यानी काउ डंक बोल दीजिए आप एक हिसाब से, हम उसको यूज़ करेंगे किसमें? खेत में। ये वाटर को हार्वेस्ट करते हैं बच्चों, यानी जो रेन वाटर आया उसको हार्वेस्ट कर लिया, कहीं पर जमा कर लिया। सोचिए, इसको कहीं भी आप नहीं देख पा रहे, ये केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं। फिर अगर मैं बोलूँ कंपोस्टिंग एंड एग्रीकल्चर, कंपोस्टिंग मतलब एग्रीकल्चरल क्रॉप्स से या फिर काऊ का डंक को मिट्टी के अंदर दबा के रखना, उससे जो निकलेगा, उसको जो बनेगा, उसको हम लोग बोलेंगे मैन्योर, उसे हम बोलेंगे कंपोजिशन, यानी वो कंपोस्टिंग। अब देखिए ये क्या कर रहा है,
हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब बनाया, जिसमें 5,000 से ज़्यादा किसान जुड़े हुए हैं जो इन्हीं काम को प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, हम केमिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे? अगर हमें खेत में ज़रूरत पड़ा, अगर हमें खेत में ऐसा लग रहा है हमें केमिकल्स का ज़रूरत है, हम उस जगह गोबर को यानी डंग को या फिर खेत का ही जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गया था जिसको हमने सड़ाया गलाया है, उसी को हम खेत में यूज़ करेंगे एज ए न्यूट्रेंट के जैसा। समझ रहे हैं बच्चों? इसमें क्या हो रहा है कि हमें बाहर से केमिकल्स का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, तो इसे हम कहेंगे इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। फिर से सुनिए, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम एक नहीं बहुत सारा प्रोसेस करेंगे और एक प्रोसेस का वेस्ट दूसरा प्रोसेस का एज ए न्यूट्रेंट के जैसा यूज़ होगा। मानिए खेती बाड़ी जो कर रहा है, क्रॉप्स कटने के बाद बच्चों आपको पता होगा बहुत सारा चीज़ बच जाता है जो हमारे यूज़ का नहीं है। हम उसे कैटल को खिला सकते हैं। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? हम उसे कैटल को खिला सकते हैं, यानी कैटल के लिए वो यूज़फुल हो गया। फिर कैटल का जो वेस्ट निकलेगा वो फिर वहाँ के लिए यूज़फुल हो गया। कुछ ऐसे ही साइकिल जब गोल गोल घूमना शुरू होता है तो आपका कुछ भी ज़ाया और बर्बाद नहीं होता है। यानी किसी प्रोसेस का निकला हुआ वेस्ट, गंदगी किसी प्रोसेस के लिए वो आपका न्यूट्रिएंट के जैसा एक्ट कर सकता है, आप उसे न्यूट्रिएंट के जैसा यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा सर? ऐसा करने से होगा ये कि हमारा जितना भी चीज़ें हैं सब के सब काम में लग जाएगा और हमें बाहर से केमिकल्स का यूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और केमिकल्स यूज़ करने के बाद कैसे वाटर और सॉइल पॉल्यूट होता है वो आप अच्छे से जानते हैं। मैं आपको वो सारा कहानी किस्सा बता चुका हूँ। एक और केस स्टडी है बच्चों जो हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली के बारे में, यानी वो पॉल्यूशन से रिलेटेड है कि दिल्ली में इतना सारा व्हीकल्स और इतना सारा गाड़ी है जिससे दिल्ली इतना ज़्यादा प्रदूषित हुआ कि वर्ल्ड में कैसे 4th रैंक में आ गया था एक बार हमारा दिल्ली। चलिए इसे नोट कीजिए और फिर एक और केस स्टडी यानी केस स्टडी ऑफ दिल्ली हम लोग पढ़ेंगे। जल्दी से नोट कीजिए बच्चों इसे। हाँ बच्चों, आप लोग नोट कर चुके होंगे और आप देखिए केस स्टडी और है दिल्ली के बारे में। ये जो भाई दिल्ली का पोल्यूशन है बच्चों, ये बहुत पहले से है और बहुत फेमस भी है। चलिए हम आपको कुछ दिल्ली के बारे में बताते हैं। हमारा देश का केस स्टडी है तो हमें और अच्छे से समझना चाहिए बच्चों, ताकि अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है, तो हम भी उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे उन्हें दूर करने के लिए। यहाँ पर बोला गया है टोटल लेंथ ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल्स इन दिल्ली इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ नाइल एंड अमेज़न रिवर। बच्चों वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो रिवर है, नदी है, उसमें से एक है अमेज़न और एक है आपका नाइल रिवर। ये दोनों रिवर का लेंथ लगभग 13,000 किलोमीटर तक है। कितना बच्चों? 13,000 किलोमीटर। और आपको जानकर हैरानी होगी, फिर से सुनिए, आपको जानकर हैरानी होगी कि जितना दिल्ली में सिर्फ रजिस्टर्ड व्हीकल्स है, यानी गाड़ी जितना सिर्फ दिल्ली में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, अगर उन गाड़ियों को हम लाइन बाय लाइन यानी इस तरीके से अगर हम खड़ा कर दें, एक गाड़ी 2 3 4, तो आपको पता है ये दोनों रिवर का लंबाई से भी ज्यादा इन गाड़ियों का लंबाई हो जाएगा, यानी 13,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। तो बच्चों सोचिए, इतना ज्यादा अगर गाड़ी किसी एक सिटी में मिलेगा तो आपको पता होना चाहिए वो कितना ज़्यादा पोल्यूटेड होगा, उसका एयर कितना ज़्यादा पोल्यूटेड होगा। अब ये बात यहाँ नहीं रुक रहा है, एक सर्वे के बाद तो हमें पता चला 1990 में एक सर्वे हुआ, वर्ल्ड में देखा गया कि कौन कौन सा ऐसा सिटी है जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। तो 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी को जो है ऑब्जर्व किया गया, उसमें से देखा कि हमारा दिल्ली 4th नंबर में आ रहा है। भाई हंसी भी आ रहा है और खराब भी लग रहा है कि हमारा देश का जो है राजधानी वो वर्ल्ड में 4th नंबर में आया। भाई ये अच्छी बात नहीं है हमारे लिए, 4th नंबर में आना, वही पॉल्यूशन में, प्रदूषण में वर्ल्ड में 4था स्थान ग्रहण किया हमारा और आपका देश का राजधानी 1990 में। भाई जब ये बात सबको पता चला, गवर्नमेंट को भी थोड़ा खराब लगा, उन्होंने कुछ एक्शन लेना शुरू किया। बोले भाई ऐसे तो नहीं चलने वाला है, अगर ऐसा ही दिल्ली का एयर पोल्यूशन होगा, अगर ऐसा ही दिल्ली का एयर पोल्यूटेड होते जाएगा तो भाई एक दिन ऐसा भी होगा कि दिल्ली में सांस लेना ही मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाएगा, एक्शन लिया एंड ऑफ 2002, यानी इस टाइम आई रिपोर्ट, और 2002 में दिल्ली में एक्शन लिया गया। क्या एक्शन लिया गया कि भाई देखिए, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो ऑल बसेस जितना भी गाड़ी है सीएनजी से चलाइए। किससे? सीएनजी से। सर सीएनजी से क्यों चलाएं? भाई सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, डीजल, पेट्रोल, कोयला, अगर ये चीज जलेगा
तो पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, क्योंकि अच्छे से जलते नहीं है, इनका बर्निंग एफिशिएंसी कम है। और जितना अच्छे तरीके से नहीं जलेगा, यानी जितना खराब तरीके से जलेगा, उतना अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स निकलेगा, और जितना अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन निकलेगा उतना ज़्यादा एयर पॉल्यूट होगा। यानी अच्छे से जलना चाहिए। तो डीजल, पेट्रोल और सीएनजी, इनमें से देखा जाए तो सबसे अच्छा जलता है सीएनजी। यानी सीएनजी अगर जलेगा तो पॉल्यूशन बहुत ही कम होगा एज कंपेयर टू डीजल, पेट्रोल। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई देखो, वैसे भी तो एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो सीएनजी यूज करो और पेट्रोल डीजल यूज ना करो, ना करो, ना करो, और करना ही है तो बहुत कम करो। यानी मेनली हमें सीएनजी का यूज करना है दिल्ली में। क्यों? क्योंकि इनके कंपेयर में सीएनजी अच्छे से जलेगा, और अच्छे से जलेगा तो कम से कम धुआं निकलेगा, कम से कम धुआं निकलेगा तो एयर कम से कम पॉल्यूट होगा। अब देखिए, अब इसका रीजन जो मैंने आपको बता दिया वहां पर लिखा हुआ भी है, बर्निंग एफिशिएंसी ऑफ सीएनजी इज ग्रेटर देन डीजल, पेट्रोल। डीजल और पेट्रोल के हिसाब से सीएनजी बेहतर तरीके से जलता है बच्चों। और आपको पता है, जो जितना अच्छे से जलेगा, आपको पता है जो आपके घर में लकड़ी है, अगर लकड़ी खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है तो ज्यादा धुआं निकलेगा एज कंपेयर टू जो आपके घर में सिलेंडर आता है। यानी जो सिलेंडर में गैस होता है वो अच्छे से जलता है, जलता लकड़ी भी है, जलता गैस भी है, लेकिन गैस अच्छे से जलता है, अच्छे से जलेगा तो धुआं कम निकलेगा। इसी प्रकार समझिए, डीजल और पेट्रोल के हिसाब से सीएनजी अच्छे से जलता है। क्या मैं कह दूं, बर्निंग एफिशिएंसी जितना ज्यादा होगा, यानी जितना अच्छे से जलेगा उतना ही अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन कम होगा, और जितना ही अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन निकलेगा उतना पॉल्यूशन कम होगा। यूजेस ऑफ अनलीडेड पेट्रोल, जिसे हम ग्रीन पेट्रोल कहते हैं। बच्चों, दिल्ली में एक और बात कहा गया कि आप ग्रीन पेट्रोल का यूज कीजिए, यानी अनलीडेड पेट्रोल, ऐसा पेट्रोल जिसमें लीड कम हो। सर ऐसा करने से क्या होगा? अगर लीड ज़्यादा होगा तो पेट्रोल जो है वो कैटालिटिक कन्वर्टर को खराब कर देगा। अब बच्चों, आपको पता है कैटालिटिक कन्वर्टर कितना अच्छा है, वो मोर पोल्यूटेंट्स को लेस पोल्यूटेंट में बदलता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया बच्चों। तो ये हमारा देश का बात था। आपको बस इतना याद रखना है कि दिल्ली में जो रजिस्टर्ड व्हीकल्स है बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से इंडस्ट्री, फैक्ट्री वगैरह भी है, तो एयर पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा है, एयर पोल्यूशन, हवा प्रदूषित ज़्यादा है, गाड़ियों से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। इस कारण से 2002 में वहाँ सीएनजी को अप्लाई किया गया। अभी भी आपको दिल्ली में लगभग ज़्यादातर गाड़ियों में बड़ा बड़ा डब्बा मिलेगा, आपको डीजल और पेट्रोल का टैंक नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, क्योंकि वहाँ सीएनजी पर चलाया जा रहा है। सीएनजी पर अगर गाड़ी चलेगा तो कम पोल्यूशन होगा एज कंपेयर टू डीजल और पेट्रोल, क्योंकि सीएनजी अच्छे से जलता है, और अच्छे से जलेगा तो धुआं कम होगा। अब बच्चों, आपको देखिए, जो ये बात मेनली याद रखना है कि वर्ल्ड में 4th नंबर में आए थे, किसी अच्छा काम के लिए नहीं, प्रदूषण के लिए। 41 सिटी में इसे चलाया गया, और अब हमारा केस स्टडी हो गया खत्म। यानी हमने 2 लेक्चर में 4 केस स्टडी पढ़ लिए। अब जो भी केस स्टडी आपको बताया गया है, हर एक केस स्टडी को अच्छे से दिमाग में भरिए। कोई बच्चा मुझे नहीं कहेगा सर इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे, क्योंकि आपको एग्जाम देना है बाद में, अभी जस्ट पढ़ के आप एग्जाम नहीं देने वाले हैं। तो इतना सारा कहानी किस्सा का बताने, बोलने और समझाने का एक ही मकसद है, लॉन्ग टाइम तक आपको याद रखना है। जितना लंबा याद रहेगा उतना फायदा है, क्योंकि आगे हो सकता है आप नीट का एग्जाम दे, किसी और भी चीज का दे सकते हैं, और नॉलेज रहेगा तो भाई क्या दिक्कत है। इसीलिए बच्चों, जितना भी पढ़ाया जा रहा है सबको अच्छे से पढ़िए, इधर उधर कंफ्यूजन नहीं, सर ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कुछ नहीं। जितना पढ़ाया जा रहा है आपको उतना मोर देन एनफ है। कोई भी एग्जाम के लिए, ओलंपियाड ही क्यों नहीं मान लीजिए आप, इतना आपका एनफ है नीट के लिए। अभी तो एम्स नीट के ही अंडर में आ रहा है, यानी नीट करने से आपका एम्स भी हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब एग्जाम के लिए मस्त है एकदम। इसीलिए आपको खुश रहना है बच्चों, मस्त रहना है, और जो भी पढ़ाया जा रहा है अच्छे से रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा चीज के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए फिर बाय बाय।